हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास टॉपिक का सब टॉपिक है टू पार्टिकल्स सिस्टम। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक नीट 2020 एस्पिरेंट्स स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट आया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा या फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं जब स्टार्टिंग से सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊँगा तो उसके बाद भी ये वीडियो बताऊँगा या फिर इसको रिपीट करूँगा। तो ये उनके लिए ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टू पार्टिकल्स सिस्टम। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ, फिर उसका यूज मैं बताऊंगा कि कैसे उसका यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टू पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप। टू पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है, जैसे सपोज कर लो, ये तो मैंने फ्रेम बना दिया पहले ही। सपोज कर लो दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास है m1 और दूसरे का मास है m2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये है d। ठीक है, अब सपोज कर लो इसका सेंटर ऑफ मास हमने खुद से चूज किया है। हमने एज्यूम कर लिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे। ऑब्वियसली अगर दो पार्टिकल है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी लाइन पे होगा ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो हमने मान लिया कि यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, यह जो x है यह सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है यह m1 से d1 है और m2 से d2 है। क्लियर बात है, एकदम ध्यान से समझना है। इसको हम एक फ्रेम मान लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसको हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस। इसको हमने क्या मान लिया, m1 को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्योंकि आपको जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है तो एक डिस्टेंस लेने के लिए एक आपको रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। क्लियर बात। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि XCM जो है, अगर यहां से देखें तो D1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x जो पॉइंट है, x जो सेंटर ऑफ मास है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D1, 0। x कोऑर्डिनेट D1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो XCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप देखेंगे XCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल एकदम बेसिक से समझते हैं। m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो XCM क्या है, XCM कितना है, D1 है, D1 XCM है। तो D1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, m1 इंटू x1, m1 इंटू x1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यह कहाँ, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे तो 0 है कोऑर्डिनेट, प्लस m2 हो जाएगा इंटू d, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से रेफरेंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बोलो हाँ कि ना। तो d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आ रहा समझ में। तो d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये d1 आया, ये क्या आया, d1 का वैल्यू आया, d1। क्लियर बात है, ओके। अब अगर सपोज कर लो d2 की हम लोग बात करें तो d2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा d माइनस d1, बोल हाँ कि ना। पूरा d यहां से यहां d1, तो d2 इज इक्वल्स टू d माइनस d1। तो d2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d माइनस d1, d माइनस d1 के जगह पे हम पुट कर सकते हैं m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर बात, ओके। तो यहां पे d2 इज इक्वल्स टू आ गया, d2 इज इक्वल्स टू आ गया, एलसीएम ले लिया हमने, m1d प्लस m2d माइनस m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो D2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, M1 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर बात, समझ में भी आ रहा है? ओके, तो ये D2 का वैल्यू आया और ये D1 का वैल्यू आया। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये पता है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो आप इसको स्किप कर देंगे और न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे D1 का इतना वैल्यू है और D2 का वैल्यू इतना है। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे D1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो M1 D1 इज इक्वल्स टू, देखो तो क्या आ जाएगा, हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा M1 इंटू M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और अगर D2 में भी, D2 में M2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो M2 इंटू D2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो तो M1 इंटू M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। नीचे तक दिख रहा है? तो M2, अब यहाँ पे देखो दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, M1 M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसका भी क्या है, M1 M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दोनों का RHS क्या है, सेम है। ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों का LHS क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो यहां से क्या आता है, M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2। यही आया जो कॉन्सेप्ट है, M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2। यह क्या है, यह कॉन्सेप्ट जो सामने आया, हम किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे M1 पहले पार्टिकल का मास है, D1 क्या है, पहले पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है, M2 क्या है, सेकेंड पार्टिकल का मास है, और D2 क्या है, सेकेंड पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। इससे भी और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर यह देखते हैं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि द होल सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास व्हाइल अप्लाइंग फोर्स, व्हाइल कैलकुलेटिंग इट्स लिनियर मोमेंटम, व्हाइल कैलकुलेटिंग इट्स एक्सेलरेशन। क्लियर बात है? तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग भली बात ही जानते हैं ये, if external is equals to जीरो, अगर if external क्या है, जीरो है, then acceleration of center of mass would be जीरो। तो acceleration of center of mass भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या, जब F एक्सटर्नल नहीं है, F एक्सटर्नल जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वह अगर इनिशियली रेस्ट में है तो वह चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पर पहले था वहीं पर रहेगा। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? ओके, तो यहां तक की बात समझ में आई है। इससे थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं और आपको एक कंडीशन दिखाते हैं, एक सिचुएशन में दिखा रहा हूं। यहां तक तो समझ में आई बात बढ़िया से, ठीक ठाक से? ओके, देखेंगे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है कहीं d1 और ये d2, ये सेंटर ऑफ मास है। ऑब्वियसली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं m1 इंटू d1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2, क्योंकि क्या है, यह टू पार्टिकल सिस्टम है। क्लियर बात? अब सपोज कर लो कि यह m1 जो है वह मूव करके, M1 जो सपोज कर लो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या फिर जो भी हो, तो ये M1 क्या हुआ, मूव करके यहां पर आ गया। M1 मूव करके यहां पे आ गया, जिसका यहां से x1 डिस्टेंस क्या हो गया, ये मूव कर गया। और M2 जो है वो मूव करके यहां पर आ गया। इन दोनों के बीच का जो पहले D2 पर था, अब D2 से भी कितना, x2 डिस्टेंस यह दूर आ गया, ये M2 है ना। ये यहां पे आ गया और अब ये यहां पे आ गया। अभी भी यह क्या है, टू पार्टिकल सिस्टम ही है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहीं पर रहेगा। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसमें इसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जहां पर पहले था वहीं पर अब भी रहेगा। तो न्यू केस, अब क्या हो गया, इन न्यू केस या न्यू सिचुएशन, यहां पर क्या हो गया, देखो तो m1 मास तो m1 ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस अब हो गया d1 प्लस x1। बोल हाँ कि ना?
d1 प्लस x1। सेंटर ऑफ मास से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, तो यह क्या हो गया d1 और ये क्या है x1। तो m1 इंटू d1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2 प्लस x2। बोल हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हो गया, m1 d1 प्लस m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 d2 प्लस m2 इंटू x2। हाँ, अब m1 d1 और m2 d2 क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल। इसका मतलब क्या है, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। ये भी बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। मतलब जो पार्टिकल्स को का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फर्स्ट पार्टिकल इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा सेकंड पार्टिकल इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात है। पहला क्या है, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। इसका मतलब क्या है, पहला पार्टिकल इनटू सेंटर ऑफ मास उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा इक्वल होगा सेकंड पार्टिकल का मास इनटू सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। दूसरा हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, पहले पार्टिकल और उसके डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वह सेकंड पार्टिकल और उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दो बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट हैं टू पार्टिकल्स सिस्टम के रिगार्डिंग, और आप देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो देखेंगे कैसे यूज करेंगे। एस.सी. वर्मा का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है कि एक बैलून है और एक ये बैलून है और एक मंकी जो है, मंकी का दो सर बन गया था, एक ही सर होगा ना जी, और एक बैलून का मास m है और ये मंकी का मास स्मॉल m। ठीक है, और यह स्टेशनरी है, हवा में रुका हुआ है। बैलून एंड मंकी हवा में रुका हुआ है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जो मंकी है वो क्लिंग करता है, अगर ये उछल करके रस्सी के सहारे चढ़ता है, यह बैलून को मिलना चाहता है, बैलून के पास जाना चाहता है, तो पूछता है क्वेश्चन कि बैलून जो है वह कितना नीचे आएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यह कितना नीचे आ जाएगा। पहले जितना है अब वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, इफ मंकी clings up to meet the balloon, then find displacement of the balloon with respect to the ground। ठीक है, बहुत सिंपल वे में उस कंसेप्ट से हम लोग बना सकते हैं। देखो मान लिया कि अभी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, रस्सी का जो लेंथ है वो कितना है, एल है ना, या बैलून और मंकी के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, एल है। क्लियर बात है। अब देखो इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मान लिया कि मंकी जो है, मान लिया कि ये बैलून जो है वो x मीटर नीचे आता है और मंकी कितना ऊपर चढ़ेगा, l माइनस एक्स। क्लियर बात है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, या पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दो पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक बैलून और दूसरा मंकी, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, जहां पे पहले था अब भी वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर जो होगा, यह बंदर जो है उछल करके जो जा रहा है वह क्या है, उसका इंटरनल फोर्स है ना, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। तो सिंपली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं m1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू x2। हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो बलून मास कितना है, मंकी का जो मास है m1 है और सॉरी m है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, l माइनस एक्स हुआ है, इज इक्वल्स टू बलून जो है उसका मास m है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। तो एम एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस का एम एक्स। तो एम इंटू एल इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, एम एल डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। बहुत सिंपल तरीके से आ गया एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू आ गया, इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स वो वैल्यू है, एक्स वह डिस्टेंस है, या एक्स वह वैल्यू है जितना
डिस्प्लेसमेंट है, जितना ये जो बैलून है वह नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्लियर बात है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, कहता है 2 blocks of masses 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये 10 kg है और ये 20 kg है। आगे कहता है कि द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मूव करा करके 2 सेंटीमीटर, चाहे इधर मूव कराया जाए चाहे इधर मूव कराया जाए, डजंट मैटर, ठीक है। ये नहीं कह रहा है, कहीं पर भी सपोज कर लो इधर मूव कराया गया 2 सेंटीमीटर, इसको मूव कराया गया 20 kg को। तो कहता है कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है भैया, अनचेंज्ड रहता है। सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि हम m1 x1 इंटू m2 x2 अप्लाई कर सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला। तो अप्लाई कर देंगे हम लोग, m1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू x2। फर्स्ट पार्टिकल को मूव करने के लिए कह रहा है, तो ये 10 kg वाला जो है इसको मूव कराना है। 10 kg वाला मूव करके कितना, 2 सेंटीमीटर। तो अब सिंपली हम लोग अप्लाई कर देंगे m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू x2। m1 कितना है 10, x1 कितना 2 इज इक्वल्स टू m2 कितना 20, x2 का पता नहीं, तो x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 20/20 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, बहुत आसानी से बन गया। आ रही बात समझ में, पक्का ना। तो ये आया x2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन है एक, और इसमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद एक और टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, और उसके बाद आई एम श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स करने में। तो देखेंगे आप, कहता है 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line। ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और एक 10 kg और 30 kg का जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है, 10 kg 30 kg, ठीक है। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ब्लॉक जो है उसको रेज करके यहाँ पर लाया गया, मतलब 10 kg वाले को रेज करके यहाँ पे लाया गया, कितना 7 सेंटीमीटर रेज कर दिया गया। कहता है कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसको कितना सेंटीमीटर मूव कराया जाए ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर रेज हो जाए, वह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। बड़ा आसानी से बनाएंगे इसको, देखो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ है, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास था ओरिजिनली जहां पर पहले था, उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। ओके, तो उससे कितना सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास नया वाला कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया उसको, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, इज इक्वल्स टू m1 मास कितना है 10, और उसका शिफ्टिंग कितना हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो m1 इंटू शिफ्टिंग y1 कर दिया इसको, प्लस m2 30 इंटू इसका शिफ्ट हमको पता नहीं कैलकुलेट करना है, हमने y मान लिया इसको, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, ठीक है। तो 70 प्लस 30 इंटू वाई इज इक्वल्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया 40। तो 40 इज इक्वल्स टू हो गया 70 प्लस 30y, तो 30y इज इक्वल्स टू हो गया -30। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, इसको 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट होना होगा, तब जाकर के सेंटर ऑफ मास क्या होगा 1 सेंटीमीटर रेज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हाँ ऐसे क्लियर बात है। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा और गजोधर से रिलेटेड। कहता है कि चंपा जिसका वेट 50 kg है और गजोधर जो 60 किलो का है, दोनों का आप देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, आर सिटिंग एट द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट। एक 4 मीटर लॉन्ग बोट है और नाव में चंपा और गजोधर हैं, लेकिन अभी कहाँ पे हैं, वो दोनों 2 एक्सट्रीम्स पे हैं। ये चंपा है
और ये है गजोधर। चंपा का वेट 50 किलो है, गजोधर 60 केजी का है। स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर में पानी में ऐसे ही नाव जो है वो खड़ा है। नाव का जो लेंथ है वो कितना है? नाव का लेंथ है 4 मीटर। अब बेसी बात है, नाव का जो वेट है वो कितना है? 4 मीटर है, तो उसका नाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? मिडिल में होगा, मतलब 2 मीटर पे होगा, यहाँ से यहाँ 2 मीटर। वेल, कहता है कि टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम, एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम था, उसको डिस्कस करने के लिए दोनों बीच में आते हैं। दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट, ये दोनों बीच में आते हैं। चंपा भी 2 मीटर चलती है, गजोदर भी 2 मीटर चलता है। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, और ये बीच में आ जाते हैं। कहता है नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विथ वाटर, वाटर का जो फ्रिक्शन है, वाटर और बोट के का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। कहता हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये जो दोनों बीच में आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ये जो प्रोसेस है दोनों के बीच में आने का, बोट जो है वो कितना मूव करेगा, कितना डिस्टेंस वो जो है वो पानी के सरफेस पे मूव करेगा। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ये फाइंड करें कि यह जो सिस्टम दिया हुआ है, चंपा, गजोधर और बोट, इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास है कहां? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, x cm ही, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो हाँ क्यों? x cm जो होगा वो हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, चंपा को ही उड़ा दिया, x और y। तो m1 इंटू 50 इंटू x1 कितना? 0, चंपा चूंकि यहीं पे रेफरेंस पॉइंट, प्लस m2, गजोधर को ले लेते हैं, गजोधर कितना है? 60 इंटू डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? 4, प्लस m3, बोट, बोट में भी मास है ना भाई, तो 40 kg का है बोट, और x3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास का? 2, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये कितना गए? तो 0, 240 प्लस का 80 डिवाइडेड बाई 150, तो ये आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 150। मतलब ये कितना हो गया? 32 को 15 से डिवाइड करो, 32 को 15 से आप डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 13। क्लियर है? 133 आएगा। चलो हम लोग मान लेते हैं 2 डिजिट्स तक, तो 2.13 सेंटीमीटर आया है ना, मतलब यहां पर कहीं पे होगा, यहां पर है ना, 2.13। क्लियर बात? आ रहा है समझ में? ओके। बट अब जब यह दोनों बीच में आ जाएंगे, ये भी आ गया यहां पे, सॉरी ये भी आ गई, चंपा भी आ गई यहां पे, और गजोदर भी आ गया यहां पे, दोनों जब बीच में आ गए, कलर चेंज हो गया दोनों का, है ना, रंग बदल लिया। तो दोनों जब बीच में आ गए, तो अब सेंटर ऑफ मास जो पूरे सिस्टम का हो गया वो तो बीच में हो गया, क्योंकि ये दोनों भी यहां पे आ गए और बोर्ड का तो ऑलरेडी यहीं पर था। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया? 2 सेंटीमीटर पर आ गया। हाँ, रेफरेंस पॉइंट अभी भी यही है, तो कहां पे आ गया? 2 मीटर पे आ गया। अभी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है। कहां पे आ गया? 2 मीटर पे आ गया। बट अगर हम लोग बात करें तो यहां तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टिल वाटर में था, रुका हुआ था। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पर था अभी भी वहीं पर है। तो हुआ क्या? हुआ यह कि बोट मूव कर गया, हुआ यह कि बोट मूव कर गया। तो पहले कितना पे था? 2.13 पे, अब कितना था? 2 मीटर पे। तो बोट कितना मूव किया भाई? तो 2.13 माइनस 2। अरे बात समझ में? तो बोट कितना मूव किया? 0.13 मीटर। कितना मूव किया? 0.13 मीटर। ऐसे बनाते हैं। क्लियर बात है?
तो इसको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, ये कॉमन सेंस था यहाँ पे। क्लियर बात है, आप लिख सकते हैं उसको, सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रिमेन्स एट द ओरिजिनल पोजिशन एंड बोट मूव्स, तो बोट कितना मूव किया 2.13 माइनस 2। क्लियर बात है, तो ये था टू पार्टिकल सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।